नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपके लिए सब बुक्स का यानी एसवाईएल 6 सेमेस्टर का पूरा सिलेबस लाने वाला हूं, उसकी एक नई शुरुआत। यानी अभी तक मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की वीडियोस डाल रहा था, आज मैंने उसकी एक नई शुरुआत कर दी है जो मैंने की है IFP से, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। यानी वैश्वीकृत भारत में हमारी जो विदेश नीति है वो कैसी है। वैश्वीकृत दुनिया में पूरी दुनिया इस टाइम पे वैश्वीकरण का लाभ उठा रही है, या अब लाभ बोले या हानि वो अलग फैक्टर है ना। तो पूरी दुनिया इस टाइम पे वैश्वीकरण को लेकर चल रही है, तो उस दुनिया में हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। तो आज मैंने बड़े ही अच्छे पड़ोसी को चुना है जिसके साथ रिश्ते कभी हमारे अच्छे ही नहीं रहे, चाइना। हमारा एक ना एक पड़ोसी ऐसा होता है जिससे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, खटपट होती रहती है ना। उनमें से एक बड़ा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान है, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा कहते हैं ना एक प्लस पॉइंट, शेर का सवा शेर, वो चीन है। इनसे हमारे ज़्यादातर विवाद रहे हैं, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ के कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं होते, कुछ पॉजिटिविटी भी होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ जहाँ से आज ज़्यादातर वीडियो का कॉन्सेप्ट रहेगा विवादों पर। लेकिन विवादों से पहले एक छोटा सा, देखो जब तक मैं स्टार्टिंग नहीं बताऊंगा तब तक क्लियर नहीं होगा। देखो, जब हम भारत और चीन की बात करते हैं तो चीन में क्रांति हुई 1949 और भारत आज़ाद हुआ कब? 1947, 15 अगस्त, है ना। बड़ा ही महान और खुशी भरा दिन था जब हम आज़ाद होते हैं। लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों के जंजाल से आज़ाद हो गए हम, तो बड़ा ही प्यारा दिन रहा होगा। तुम सब सोच सकते हो, खैर हम सब थे नहीं उस दिन को देखने के लिए। जिन्होंने देखा वो दिन, उनके लिए बड़ा गर्व का मौका था। तो जब भारत आज़ाद हुआ और चाइना आज़ाद हुआ, दोनों ही बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतना ज़्यादा प्यार कि नारे लगने लगे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अरे यार, भाई कब कसाई बन गया पता ही नहीं चला, भाई ने कब खंजर घोंप दिया पीठ में पता ही नहीं चला। यानी हम चीन की नीति को पहचानने में लगभग नाकामयाब रहे। इससे नेहरूवादी दृष्टिकोण पर भी प्रभाव पड़ा। नेहरू जी का मानना था कि चाइना हमारा इतना प्यारा भाई है कि कभी हम पे हमला कर ही नहीं सकता। अब वो भाई कब कसाई बने कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो अब उसी चीज़ को समझो। सबसे पहले जब हमारे संबंधों की स्टार्टिंग होती है, बहुत मधुर होती है, बहुत प्यारी होती है। और हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और उनके वहाँ से उनके राष्ट्रपति चाउ एन लाई दोनों मिलकर एक समझौता करते हैं 1954 में। कब? 1954 में दोनों ने मिलकर एक समझौता किया। वो समझौता क्या था? नाम था पंचशील समझौता। क्या था? पंचशील समझौता। अब मैं आपको पंचशील समझौता समझाऊं उससे पहले दोस्तों एक काम जरूर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। देखो यार, मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, जबकि कॉलेज से अभी तक बुक्स नहीं मिली। मैंने अपने लिए प्रिंट निकलवाया, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए प्रिंट निकलवाया, उसके लिए मैंने नोट्स बनाए। तो आप इतना सा तो काम कर सकते हो, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, नई नई नॉलेज के लिए पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। तो देखो, हमारे पंचशील जो समझौता हुआ भारत और चाइना के बीच, तो कौन कौन थे? दो नेता सामने आए, एक भारत की ओर से और एक चीन की ओर से। भारत की ओर से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और चीन की ओर से कौन थे? चाउ एन लाई। कौन थे? चाउ एन लाई। चाउमीन नहीं, चाउ एन लाई, ठीक है। याद रखना, नाम थोड़ा टफ है। देखो पता ही है यार, भारतीय थोड़ी है, इतने शरीफ शरीफ वाले नाम रख लेंगे, ये थोड़े नाम टफ रखते हैं ना। तो चाउ एन लाई के भी 1954 में, कब? 1954 में एक समझौता होता है जिसे पंचशील समझौता कहा गया। पंचशील समझौता शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें 5 बातों पर बात हुई होगी। कितनी? 5 चीजें थी जिस पर हस्ताक्षर हुआ। 5 चीजें इंडिया भी मानेगा, 5 चीजें चाइना भी मानेगा। वो 5 चीजें क्या थी? वो 5 चीजों में पहला शामिल था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी हम आपस में शांति बनाए रखेंगे। सेकंड चीज क्या शामिल थी हमारी? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का मतलब क्या है? कि हम एक दूसरों के मामले में बिल्कुल भी
हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो इंटरनल होगा वो फैसला खुद से होगा, कोई साथ वाली कंट्री एक दूसरे पर प्रेशर बिल्कुल नहीं बनाएगी। अब जो थर्ड बात हुई, थर्ड बात थी एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। अब भारत ने कभी भी इस पंचशील समझौते को पहले नहीं तोड़ा, पहले तोड़ने वाला कौन था? चाइना। अब चौथी बात समझो इसकी, चौथी बात थी परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना, परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। और जो पांचवी और अंतिम बात थी वो थी प्रभुसत्ता का सम्मान करना। प्रभुसत्ता सब समझते ही होंगे। प्रभुसत्ता एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है कि जो देश, एक ऐसा देश जो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करे, यानी उस पर किसी अदर कंट्री का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये पंचशील समझौता क्लियर हुआ होगा आपको। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से चाइना के साथ होने वाले विवाद बताने वाला हूँ, भारत और चाइना के जितने विवाद रहे हैं वो। तो शुरुआत का तो मैं एक छोटे से विवाद से जो 1954 में हुआ, जब चीन ने हमारे भारत के अक्साई चीन के माध्यम से तिब्बत और जिंजियांग को जोड़ने वाली एक सड़क बना दी, जिसका पता भारत को लगता है कब? 1959 में। तो इस चीज को लेकर भारत काफी ज्यादा क्या हो जाता है? निराश होता है काफी ज्यादा, क्योंकि यार कम से कम तुम सड़क बना रहे हो, अब तुम्हारे घर में आके पड़ोसी एक ऊपर मंजिल बना दे, यार गुस्सा तो आएगा भैया, कम से कम इन्फॉर्म तो करते, है ना। तो उन्होंने ऐसे सड़क बना दी जो भारत को पता भी नहीं थी। इसकी खबर भारत को लगभग ये मान के चलो 4 से 5 साल बाद पता चली। तो ये एक छोटा सा तनाव का मतलब मुद्दा बन गया। अब जब हम सेकंड तनाव के मुद्दे की बात करते हैं, 1962 का वॉर। क्या रहा? 1962 वॉर चाइना के साथ हुआ जो हमारा वॉर। 1962 का वो वॉर में क्या रहा था हमारे कि एक, ये मान लो भारत है, ये मान लो चीन है, और इसी के बीच में एक छोटा सा हिस्सा रहा हमारा तिब्बत। ये तिब्बत स्वायत्त हिस्सा था। क्या था? स्वायत्त। यानी भारत और चीन के बीच पहले से ये तय था कि ना ही भारत इस पर कब्जा करेगा और ना ही चीन इस पर कब्जा करेगा। जब ये चीज तय थी तो 1950 के दशक में, कब? 1950 के दशक में चाइना ने क्या किया? 1950 के दशक में चाइना ने 1959 के दशक में चाइना ने उस पर अटैक कर दिया। किस पर? तिब्बत पर। सैन्य हमला किया और जाके तिब्बत की संस्कृति को बिल्कुल अपनी, मतलब एक अपनी संस्कृति होती है ना, चाइना अपनी संस्कृति थोपने लगा। किस पर? तिब्बत पर। तो इस चीज को लेकर तिब्बत की जनता ने काफी विद्रोह भी किया चाइना का। लेकिन चाइना ने क्या किया? हर एक पर्सन को, जैसे तिब्बत में पुरुष है तो पुरुषों को अलग अलग कर दिया। अलग करने से क्या बेनिफिट हुआ? यूनिटी तो वैसे ही खत्म हो गई। जब यूनिटी खत्म हो गई, उन्हें यही नहीं पता लग रहा कि उनके परिवार के मेंबर्स कहाँ हैं। तो इस यूनिटी के खत्म होने से क्या हुआ? इस यूनिटी के खत्म होते ही अब तिब्बत उससे लड़ाई करने लायक नहीं बचा। जब वहां के एक धर्मगुरु थे दलाई लामा। कौन? दलाई लामा। दलाई लामा ने एंड में क्या किया? वो चाइना से तो दबने वाले थे नहीं, तो उन्होंने 1959, कब? 1959 में आ गए। कहां पर? भारत के पास। जब उन्होंने भारत से आके शरण मांगी, हमें पता है भारत की संस्कृति क्या है। भारत की संस्कृति यही है ना, अतिथि देवो भवा। तो भारत किसी को मना नहीं करता, तो भारत ने शरण दे दी। किसे? दलाई लामा। जिससे चीन को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चीन भारत से काफी चिढ़ने लग गया और पूरे तरीके से युद्ध की प्लानिंग में लगा हुआ है चीन। अब भारत, मैंने बताया ना नेहरू जी का क्या मानना था, एक नारा चल रहा था हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू जी का मानना था कि कभी अटैक ही नहीं कर सकता चाइना हमारे पे। जो दृष्टिकोण काफी गलत साबित हुआ। हमने युद्ध की तैयारी नहीं की और चाइना युद्ध की तैयारी में बिल्कुल लगा रहा। उसने इतने हथियार इकट्ठे कर लिए और आकर 1962 में, कब? 1962 में हमारे इंडिया पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और अटैक करके हमारे इंडिया के, इसका परिणाम ये हुआ कि दो हिस्से, एक तो अक्साई चीन का कुछ हिस्सा, और अक्साई चीन का कुछ हिस्सा, और हमारा उस टाइम पे नेफक आया था किसे? अरुणाचल प्रदेश को। उसका कुछ हिस्सा उन्होंने क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। और ये सीमा विवाद काफी लंबे समय तक चलता रहा। ये विवाद का एक परिणाम तो ये रहा कि नेहरूवादी दृष्टिकोण बिल्कुल विफल सा लगा
और कई लोग तो इतना तक कहने लगे कि नेहरू जी ही जिम्मेदार है, किसके? चीन से हार के। यदि हमने भी तैयारी की होती, हमने भी एक तरीके से मतलब युद्ध के लिए तैयार रहे होते, हम भी पूरे तरीके से फोकस करते युद्ध पर, हमें एक उम्मीद होती कि हाँ चाइना अटैक करेगा, तो हम ये युद्ध कतई ना हारते। तो उम्मीद करता हूँ ये 1962 का कॉन्फ्लिक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमारे दो एरिया, एक अक्साई चीन और एक नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश, ये दो एरिया को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसने? चाइना ने। तो ये इतना बड़ा सीमा विवाद तो काफी ज्यादा रहने वाला था। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम चीन और भारत के संबंध पढ़ रहे हैं तो मैं आपको चीन और भारत की बात बताता हूँ। पहले एक बात बताता हूँ चीन के। सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक बहुत बड़े नेता माओ त्से तुंग, इनका एक बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना एक टिप्पणी की इन्होंने नवंबर 1938 में सेंट्रल कमेटी का नेतृत्व करते हुए। और वो टिप्पणी क्या थी कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इनके विचारों से ही पता लग रहा है कि चाइना की एक तरीके से जो विचारधारा आइडियोलॉजी रही होगी वो साम्राज्यवाद रही होगी। यानी इनका मानना है कि सत्ता को हम प्राप्त कर सकते हैं किससे? बंदूक के बल पे। लेकिन भारत ने हमेशा से ही जो वाद विवाद थे, जो सीमा विवाद थे, जो बाउंड्रीज को लेकर हमारे बीच में हो रही लड़ाइयां थी, उन्हें कैसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की। लेकिन चाइना ने हर समय हर टाइम इस बात को नकार दिया और लगातार कई बार उसने भारत पर अटैक किए और सीमा विवाद को कहीं ना कहीं और भी गहराता गया। यानी उसने सीमा विवाद को सुलझाने की कभी कोशिश ही नहीं की। किसने? चाइना ने। भारत हमेशा सोचता था कि हम बातचीत से शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि हमने 12th में भी पढ़ा था, भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना करना, है ना। तो भारत की विश्व नीति में या विदेश नीति में सबसे बड़ी बात शांति थी। लेकिन चाइना ने कभी शांति को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैकमोहन रेखा। कौन थी? मैकमोहन रेखा। चीन ने मैकमोहन रेखा को मानने से मना कर दिया। चीन ने क्या कहा कि ये औपनिवेशिक काल के समय की बात है, यानी ये अंग्रेजों के समय की बात है, आज हम इसको नहीं मानते। और ये बात उन्होंने बोली कि ये एक जो मैकमोहन रेखा था वो 1914 में, कब? 1914 में हुआ था तिब्बत और ब्रिटिश सरकार के बीच में। किसके बीच? तिब्बत और ब्रिटिश सरकार के बीच। यानी जो ये बात है अब ये लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है ना। मतलब वो तो टाइम ही बदल दिया यार, जज्बात बदल दिए चाइना ने बिल्कुल ही। तो जब हम बात करें किस चीज की, तिब्बत की मैकमोहन रेखा को मानने से मना किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा रहा होगा, है ना। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट को मैं दिखाता हूं आपको। एक 20 अक्टूबर की बात बताता हूं। 20 अक्टूबर 1975। 20 अक्टूबर 1975 को चाइना ने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश है हमारा। अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा था? असम राइफल की पेट्रोलिंग चल रही थी। किसकी? असम राइफल की पेट्रोलिंग चल रही थी। तो उस असम राइफल की पेट्रोलिंग पर चाइना ने क्या किया? चाइना ने बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि चाइना हमेशा पीठ पे वार करने वाला रहा है। तो चाइना ने अटैक कर दिया, जिसमें हमारे 4 जवानों की शहादत हो गई। उन जवानों को हमारा तहे दिल से नमन है, जो बॉर्डर पे खड़े होकर शहीदी देते हैं, है ना। तो उसमें जब 4 जवानों की जान गई या वो शहीद हुए, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। किस चीज के लिए? हमारे बीच में विवाद को बढ़ाने के लिए। किसके और किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है वो विवाद का सबसे बड़ा रूप रहा, वो क्या रहा? वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड, ये चाइना की बहुत बुरी पॉलिसी कहें। अब चाइना के नजरिए से तो अच्छी रहेगी, लेकिन हमारे नजरिए, भारतीय नजरिए से काफी बुरी है। इसे काफी सारे देशों ने एक्सेप्ट भी किया,
लेकिन हम भारतीय इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वन बेल्ट वन रोड को। हमारा मानना है कि चीन घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन एक हमारी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक है जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड, उसमें तुम्हें साफ साफ दिखाया गया है कि चाइना को एक ड्रैगन के रूप में पेश किया है। ड्रैगन के रूप में पेश करने का मतलब क्या है? चाइना पूरे विश्व को धीरे धीरे निगल रहा है। चाइना एक ड्रैगन है। ड्रैगन कैसे करता है? ड्रैगन धीरे धीरे पूरी दुनिया खा जाता है ना, वैसा ही कुछ चाइना कर रहा है। तो समझिए वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी क्या रही है। ये 2013 में चीन द्वारा स्टार्ट की गई। किस कब? 2013 में। और किस देश ने की? चीन ने। और चीन के नेता है, राष्ट्रपति इस टाइम पे जो है शिन जिनपिंग। कौन? शिन जिनपिंग। जो हमारे शिन जिनपिंग है, शिन जिनपिंग समझते ही हो कैसे दिखते हैं, है ना। तो शिन जिनपिंग एक बहुत ज्यादा क्रूर नेता भी है ना। तो अब 2013 में जब चीन के नेता शी जिनपिंग ने ये पॉलिसी शुरू की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वन बेल्ट वन रोड का? सिल्क रूट। सिल्क रूट आप समझते ही हो, व्यापार के लिए यूज किया जाता था, है ना। उस सिल्क रूट को दोबारा बनाना, यानी चाइना का जो व्यापार स्थल है, जो व्यापार का एक रास्ता है, उस रास्ते को दोबारा से शुरू करना चीन की ये बहुत बड़ी पॉलिसी रही है। अगर वो रास्ता शुरू हो गया दोबारा, तो चाइना व्यापार के मामले में और भी तेज होता जाएगा और उसकी गति बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत बड़ी परियोजना चली। उसका उद्देश्य क्या था? जो हमारा सिल्क रूट है उसे दोबारा से पुनर्निर्मित करना। किसका उद्देश्य है? वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी का, है ना। ये एक रणनीति है जो कनेक्टिविटी पर आधारित है। किस पर आधारित है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? इसका मोटिव है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना। किससे? पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाइना से। चाइना से अगर पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई तो चाइना अपने माल को बड़ी आसानी से पूरी दुनिया के देशों तक पहुंचा पाएगा। अगर उसने अपना माल दुनिया के देशों तक पहुंचा दिया तो समझते हो उसकी आर्थिक ग्रोथ कितनी, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो उसका उद्देश्य क्या है? सड़कों का इस्तेमाल करके, पाइपलाइन का इस्तेमाल करके, या फिर बंदरगाहों का इस्तेमाल करके एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में जोड़ देना। अगर ये तीन बड़े बड़े कॉन्टिनेंट या तीन बड़े बड़े महाद्वीप आपस में जुड़ गए तो समझ सकते हो चाइना को ग्रोथ करने में कितनी आसानी होगी। वो अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से पूरी दुनिया में लॉन्च करना चाहता है ना। तो क्लियर हुआ ये कनेक्टिविटी कैसे करना चाहता है। तो ये इस तरीके से सभी महाद्वीपों पर, सभी कॉन्टिनेंट्स पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। एक बार चाइना का प्रभुत्व सब पर जम गया तो चाइना अपने मामलों में आराम से आगे बढ़ता रहेगा और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ये पॉलिसी है किसकी? चाइना की। लेकिन भारत और चीन के बीच इस चीज को लेकर विवाद खड़ा हो गया। और वो विवाद क्या है? वो विवाद ये है कि भारत इस नीति का साथ नहीं देता। बड़े बड़े देशों ने, जापान ने, है ना, और भी कई बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने, जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, नेपाल हो गया, सभी देशों ने इस नीति को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके उधर निवेश बड़ी आसानी से हो रहा है ना। निवेश कौन कर रहा है? सारा का सारा पैसा कौन लगा रहा है? कैपिटल कौन लगा रहा है? चाइना। जब निवेश काफी आसानी से हो रहा है तो उन्होंने इस चीज को हाँ बोल दिया। लेकिन भारत थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज से। भारत का मानना क्या है? भारत का मानना है अगर भैया हमने इस नीति को अपने देश में अपना लिया तो चाइना क्या करेगा? हमारी क्षेत्रीय अखंडता को और हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएगा। जिस कारण भारत ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और चाइना इसी चीज को लेकर भारत से एक विवाद बनाता है। क्लियर ये टॉपिक? अब देखो बच्चों, हम समझते हैं डोकलाम युद्ध। डोकलाम युद्ध क्या था? ये चाइना और भारत के बीच हुआ एक और क्षेत्रीय विवाद है। क्षेत्रीय विवाद कैसे है? अब मैं ये आपको बाय मैप समझाता हूँ, मैप से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे ये हमारा थोड़ा इंडिया का मैप है, इसे मैंने जूम किया है। ये थोड़ा नाथुला जो हमारे सिक्किम का हिस्सा है ना, और ये अपना नीचे इंडिया वाला पूरा पोर्शन रहेगा, अभी बताता हूँ, है ना। और ये अपना नेपाल और ये अपना ड्रैगन भाई यानी चाइना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अपना भूटान है ना, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन चाइना क्या करता है, ये डोकलाम वाला पार्ट है ना, ये एक पठारी एरिया है
इस पर अटैक कर देते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जिस पर भूटान और चाइना दोनों ही अपना हक बताते हैं, यानी दोनों का ही कहना है, भूटान कहता है ये मेरा हिस्सा है, चाइना कहता है ये मेरा हिस्सा है। तो एक्चुअल में बात क्या होती है, फिर चाइना इस पर अटैक करता है तो भारत मदद करता है किसकी, भूटान की। भारत भूटान की साइड से बोलता है। क्यों बोलता है भारत भूटान की साइड से, क्योंकि भारत उसका एक सहयोगी है, उसका एक सहयोगी देश है ना। तो भारत बोलता है कि इससे अभी ये अटैक कर रहा है चाइना इस पर, तो इससे क्या हो रहा है, भूटान की क्षेत्रीय अखंडता और उसकी संप्रभुता को क्या हो रहा है, खतरा पहुंच रहा है। अब जब ये चीज भारत बोलता है तो इससे चाइना और भारत में एक विवाद छिड़ जाता है, एक छोटी सी जंग छिड़ जाती है। ये बात कब की है, 2017 की। अच्छा, बात आती है, कईयों का सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार ये विवाद चाइना और भूटान का था तो भारत को क्यों बोलना था। तो भारत के बोलने का बहुत बड़ा रीजन था यहाँ पे। पहला रीजन तो ये हो गया कि भारत भूटान का सहयोगी है, चलो इस रीजन से ना बोलकर भारत एक टाइम के लिए मान लिया इस रीजन से ना बोलता। लेकिन सेकंड और भी बड़ा रीजन था, और बड़ा रीजन क्या था कि ये जो भूटान का ये डोकलाम वाला एरिया है ना, ये पठारी एरिया है, ये हमारे सिक्किम के नाथुला एरिया से केवल और केवल 15 किलोमीटर दूर था। कितना, 15 किलोमीटर। अब इतनी कम दूरी पे तुम्हें पता है चाइना ना बहुत बेकार, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज्यादा है। उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये डोकलाम से नाथुला पर भी अटैक कर सकते थे। और नाथुला के नीचे कुछ ही दूरी पर एक रीजन आता है जो बहुत ऐसा कुछ जा रहा है, एक पतली सी सरकरी बाउंड्री है जो हमारे इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, नॉर्थ इंडिया नहीं, सॉरी, यहाँ पे अपना पूर्वोत्तर भारत से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, पूर्वोत्तर भारत। अब जब ये पूर्वोत्तर भारत से जोड़ती है, ये अब जो पतली सी जगह जा रही है ना, इसका नाम क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक काम करो बच्चों, आप पे अगर मैप है तो अपने साथ मैप उठा लो और उसमें देखो जो बंगाल के ऊपर एक पतली सी जा रही है ना रेखा, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को जोड़ दी है, किससे, इंडिया से। एकमात्र यही रास्ता है पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का इंडिया से। अब खतरा ये था कि चाइना नाथुला पर अटैक करके उसके बाद कहाँ पे आया था, अच्छा ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है थे कौन नाम से जानते हैं, चिकन नेक। किससे, चिकन नेक। चिकन नेक क्यों, क्योंकि देखो जैसे चिकन मुर्गा होता है, मुर्गे की गर्दन एकदम पतली सी होती है ना नेक, वैसे ये पतली सी एक रास्ता है जो जोड़ रहे किसे, भारत को पूर्वोत्तर भारत से, है ना। तो इस सिचुएशन में अगर चाइना गलती से भी यहाँ पे कब्जा कर लेता, अपने सैनिक यहाँ लगा देता, तो भारत और पूर्वोत्तर भारत का पूरा कनेक्शन कट जाता, है ना। तो भारत को इस युद्ध में, इस वॉर में इंटरफेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आपको डोकलाम युद्ध क्लियर हुआ। डोकलाम युद्ध था, डोकलाम युद्ध में क्या हुआ, दोनों ही देश आपसी बातचीत द्वारा इस युद्ध को सुलझाना चाहते थे और सुलझाया भी गया, आपसी बातचीत हुई और ये युद्ध तो खत्म हुआ। लेकिन दोस्त, लड़ाई खत्म हो जाती है लेकिन मनमुटाव कभी खत्म नहीं होता। और जब बात चाइना और भारत की हो तो पॉसिबल ही नहीं है मनमुटाव खत्म हो पाना, है ना। तो इससे अगला जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, अगला जो विवाद आ गया, वो आ गया हमारा कौन सा, गलवान घाटी का। कौन सा, गलवान घाटी। आप सबको पता है गलवान घाटी हमारे कहां पर है, कौन से रीजन में स्थित है, लद्दाख एरिया में। कहां पर, लद्दाख एरिया। तो इसे गलवान युद्ध कहा गया। क्या कहा गया, गलवान युद्ध। 2 सेकंड में मार कर ले लूं, गलवान युद्ध, गलवान घाटी युद्ध भी कह सकते हो, गलवान युद्ध भी कह सकते हो, है ना। ये अपना लद्दाख वाला एरिया है ना, इस एरिया में देखो, इस एरिया को लेकर ना, जो गलवान घाटी का एरिया है, इस एरिया को लेकर चाइना और भारत के बीच में पहले ही 2 बातें पर समझौता हुआ है। कितनी, 2 बातों पर। एक तो यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब क्या है, निर्माण कार्य नहीं होगा, निर्माण कार्य नहीं होगा, है ना। और सेकंड चीज ये कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा इस रीजन में, हथियारों का प्रयोग नहीं। जब ये बातें दोनों ही कंट्रीज के बीच में हुई थी, पहले से डिसाइड थी, फिर भी जब पेट्रोलिंग हो रही थी रात के समय तो चीन और हमारे भारत के सिपाहियों के बीच आपसी मुठभेड़ हुई, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन जो चाइना के सैनिक थे उन्होंने
पत्थरों जैसी चीज का इस्तेमाल किया और उधर एक मतलब कई चीजें थी जिनका उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और भारतीय सैनिकों पर चलाया, जिसमें हमारे लगभग 20 सैनिक शहीद हुए। लेकिन हाँ, वो 20 शेर 50 को मार कर गए थे। 50 से ज्यादा सैनिक शहीद किए थे किसके? चाइना के। तो अब हमारे 20 शहीद हुए और चाइना के 50 शहीद हुए। अब कई बार क्या हुआ कि चाइना ने ना बात निकलने नहीं दी, चाइना ने बिल्कुल भी सामने नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज की नॉलेज जरूर होगी कि चाइना की प्रेस पे ना सेंसरशिप लगी हुई है, यानी चाइना कभी दिखाता नहीं है कि उसे युद्ध में कितना आघात पहुंचा है, यानी कितना नुकसान हुआ है। जैसे कि कोविड-19 में भी चाइना ने बिल्कुल सामने नहीं आने दिया कि कितनी मौत हुई है ना। मेरे हिसाब से लगभग सबसे ज्यादा मौत चाइना में हुई है पूरे विश्व में। समझ रहे हो बात को? तो चाइना कभी भी ये मतलब जो उसकी हार होती है, हार को सामने नहीं आने देता। एक होता है ना इंसान जो अपनी हार को छुपाता है और हार से पीछे भागता है, वैसे देशों में, वैसे में से एक चाइना है ना। तो हमारे तो सैनिक शहीद हुए तो हम तो बताएंगे कि जी हाँ, हमारे इतने सैनिक शहीद हुए, वीर गति प्राप्त हुए हैं, है ना। लेकिन चाइना को वो सैनिक समझते ही नहीं अपने सैनिकों को। चाइना क्या समझता है कि हाँ, एक सर्वेंट थे जो खत्म हो गए। अब नेक्स्ट चीज समझो यहाँ पर कि इन चीजों को लेकर जब विवाद हुआ तो ये गलवान घाटी के एक तो देखो कंस्ट्रक्शन वर्क को निर्माण लेकर विवाद हुआ। क्या हुआ कि चाइना का मानना था कि भारत कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहा है वहां पर। यार एक चीज बताओ, जो कंस्ट्रक्शन वर्क तुझे पहले कराना था, यानी चीन को जो कंस्ट्रक्शन वर्क पहले कराना था उसने तो पूरा कर लिया। जब हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क की बात आई, हम करना शुरू कर रहे हैं, तो तुम्हें नियम याद आते हैं, तुम्हें समझौते याद आते हैं। ये चीज कर रहा है चाइना। यानी एक कही जाती है ना बात कि 100 चूहे मार बिल्ली चली हज को, वो वाली बात कर रहा है चाइना। यानी क्या कहना चाहते हैं चाइना कि भैया कंस्ट्रक्शन वर्क पर बैन था, अबे तो तूने क्यों किया कंस्ट्रक्शन वर्क जब बैन था? तो समझ रहे हो ना बात को। इसी चीज को लेकर गलवान घाटी का युद्ध भी लगभग हुआ। और ये जो हमारा टाइम आता है वो आता है जून 2020 में हुआ है। कब हुआ है? जून 2020। तो गलवान घाटी का युद्ध क्लियर हुआ। ये एक लास्ट था जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। अब उसके बीच के मतलब जो, ये तो मैंने अभी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट बताए, अब दो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बताता हूँ। जैसे कि एक क्या हुआ, दो तीन चीजें बताता हूँ। एक तो जो फैक्ट्स हैं हमारे 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो इस चीज की निंदा करता है कौन? चाइना। चाइना क्या कहता है कि भैया परमाणु परीक्षण करना तो बैन था, लेकिन यार अब तुम सब परमाणु संपन्न बन चुके हो, हमारे टाइम पे बैन था। ये वाली बात कर रहे दोबारा से चाइना, है ना। तो इस चीज का निंदा कर रहे चाइना अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, जिससे भारत गुस्सा होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी रहा, है ना। और एक कॉन्फ्लिक्ट वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया चाइना ने। किसका? वीटो पावर का। वीटो पावर क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो 1998 का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना, जो क्या था, परमाणु परीक्षण का निंदा करना, भारतीय परमाणु परीक्षण की निंदा कर रहा है चाइना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और दूसरा जिससे भारत को प्रॉब्लम है वो है चाइना द्वारा आतंकवाद का साथ। किसका? आतंकवाद का साथ। चाइना ने ना हमेशा आतंकवाद का साथ दिया है, जिसका भारत ने हमेशा विरोध किया। क्यों नहीं करेगा विरोध यार? तुम ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि नाम है यहाँ पे हमारे एक, हमारा नहीं मतलब दुनिया का, मसूद अजहर एक काफी बड़ा आतंकवादी है। कई बार हमारे यूएनओ में, कहां पर? यूएनओ में इसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार चाइना ने वीटो किया। 4 बार चाइना इस चीज पर वीटो कर चुका है। यार ये कौन सी बात हुई? जो आतंकवादी है उसे आतंकवादी घोषित करो ना, तुम उस पर वीटो क्यों कर रहे हो? वीटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है चाइना। तो इस चीज को लेकर भारत काफी गुस्सा हुआ। तो अब मैं छोटा सा शॉर्ट आपको एक बताता हूँ कि वीटो है क्या आखिरकार। तो देखो, वीटो यूएनओ है, यूएनओ का सुरक्षा परिषद है, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने? 5। उन्हें वीटो पावर प्राप्त है, यानी वो किसी भी पूरे यूएनओ के फैसले को रिफ्यूज
कर सकते हैं। उसी चीज का गलत फायदा चाइना उठाता है। वो 5 देशों के नाम देखो, बड़ा आसान है याद करने का तरीका। फैब्रिक, क्या हो गया? फैब्रिक। बड़ा ध्यान से बनाया हमने ये फैब्रिक, क्योंकि हमारा जो छठा ऐड होगा ना वो इंडिया होगा, ध्यान रखना। तो फैब्रिक, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, आर से रूस यानी रशिया, और सी से चाइना, और जो बीच में रह गया ये छठा हमारा आने वाला इंडिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडिया और चाइना के पूरे कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब जो हमें नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे संबंध। वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हाँ पॉजिटिविटी दिखानी पड़ती है ना। तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, आने वाले टाइम पे रेगुलर वीडियो आने वाली है।